हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज। ये सीरीज फोकस्ड होगी टोटली हिंदी मीडियम पर। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आज से आपको पूरा बोर्ड पैटर्न पर, बोर्ड पे आधारित जिस तरह से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस की और पूरे चैप्टर्स की इंट्रोडक्शंस की एक सीरीज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं इसे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और अभी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें, वो भी पूरा देखने के बाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली चीज आती है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं मैंने आपको जो नंबर्स हैं वो आपको समझाए थे जो अपनी जीरो टू हीरो सीरीज निकाली थी उसमें। तो जीरो टू हीरो सीरीज में आप जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो है उसको आप देख लें एक बार। मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स पे ज्यादा अपन फोकस नहीं करेंगे। ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक सीखना जरूरी है, तो वो उन्हें आता है। ठीक है, और नहीं भी आता है तो आप जीरो टू हीरो सीरीज को एक बार स्टार्ट करें। बिल्कुल जीरो से सिखाया गया है कि भाई अगर आपको संख्या लिखने भी नहीं आती ना तो वो भी इसमें बताई गई है। इसमें हम पूरा फोकस रहेंगे बोर्ड पर, कि जो हमारे बोर्ड्स का सिलेबस है वो कवर करेंगे इसमें। तो बोर्ड में सबसे पहली चीज जो आती है वो है हमारे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड, तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे 20 है, तो कोई भी संख्या ले ली हमने, मान लो एग्जांपल के लिए कि 20 है, तो 20 में जिन संख्याओं का भाग जाएगा, जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, वो 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो कोई कठिन काम नहीं है। कोई भी संख्या आपने उठाई और उसमें भाग देना स्टार्ट कर दिया। भाई एक का जाता है 20 में भाग, एक का तो सब में ही भाग जाता है तो 20 में भी जाएगा, तो एक 20 का गुणनखंड है। दो का भी भाग जाता है, तीन का नहीं जाता, चार का जाता है, पांच का जाता है, छह का नहीं जाता, सात का नहीं जाता, आठ का नहीं जाता, नौ का नहीं जाता, 10 का जाता है, 11 12 13 आगे नहीं जाता और 20 का जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये 20 के गुणनखंड है। ये सिर्फ और सिर्फ बात हो रही गुणनखंडों की, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये है गुणनखंड। तो ये बात होगी हमारे गुणनखंड की। और दूसरे आते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका मतलब ये है कि देखो 20 में किन किन अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का, अन्य संख्या का भाग न जाए, उन्हें कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए एक से बड़ी होती हैं, दो एक ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग जाता है और एक का जाता है और किसी का नहीं जाता। दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, ये सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये, और इनके अलावा जो भी संख्याएं बची उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। बस इसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि ये भी एक से बड़ी संख्या होती हैं। तो एक से बड़ी अन्य सभी संख्याएं वो हमारी हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। भाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी? जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए, तो उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4, फिर आती है 6, फिर आती है 8, फिर 9, 10, 11, 12, ये सारी संख्या हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य और अभाज्य आपको समझ में आ गया होगा।
बात करते हैं गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि किसी संख्या में अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। जैसे 20 के गुणनखंड करना आपने सीखा होगा, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर 2 का देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब तक भाग जा रहा है जिन जिन संख्याओं का, उन्हीं संख्याओं को हम इसकी अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो 2 × 2 × 5, इसे हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, कि जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमें अभाज्य गुणनखंड ही बताती है। ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जितनी भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे अभी किया 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख पा रहे हैं 2 × 2 × 5। तो 20 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। और ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं, तो उनकी गुणनफल के रूप में लिख दिया। और ये जो संख्याएं होती हैं ये अद्वितीय होती हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि इनके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होंगे, यही होंगे केवल। ठीक है, तो ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होगी। तो कुछ ऐसा कठिन काम नहीं है, सबको आती है पहले से ही। वही चीज है, उसी को एक फॉर्मेट में लिख देने का तरीका जो होता है, उसी को हम प्रमेय बना के लिख दे रहे हैं। तो अब तक आपको नहीं बताया, किसी ने भी नहीं कहा कि इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं इससे पहले, पर इसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। एक चीज इस चैप्टर में और आती है, वो उसको बोलते हैं हम गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष का मतलब होता है, तो किसी भी संख्या के जैसे गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25। तो इस तरह से गुणनखंड वृक्ष बनता जाता है। तो इसे हम गुणनखंड, अब देखो इसमें इस 25 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5। तो जब भी आपको ऐसा कोई फिगर मिल जाए तो समझ जाओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाली संख्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इससे ऊपर वाली संख्या आएगी। तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं, तो उन्हें भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, मान लो 28 है, तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 14 लिख सकते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 28 जो संख्या है उसका एक वृक्ष बन जाएगा। तो इसी को हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो कोई कठिन और ऐसी बहुत विशेष लॉजिकल वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है, सबको आती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इससे और समझते हैं चीजों को। अगली चीज जो आती है वो है हमारी, इसमें HCF और LCM निकालना और आता है। तो समझते हैं कि HCF क्या होता है। जैसे हम महत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में मासा बोलते हैं। जब भी आपको मासा पूछा जाए तो समझ जाओ कि HCF पूछा जा रहा है। तो HCF होता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसे हम HCF कहते हैं। कोई कठिन बात नहीं। दी गई संख्याओं का मतलब जिन संख्याओं को हम HCF निकाल रहे हैं। जैसे आप अगर 12 तथा 18 का HCF निकाल रहे हो, का मासा क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, कि 12 और 18 का मासा बताओ। तो 12 और 18 के बारे में हमें ये सोचना है कि इन दोनों ही संख्याओं में कौन सी संख्या है जिनका भाग जाता है। तो वो 12 में किसका भाग जाता है? 12 में 2 का भाग जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है, 12 में 3 का भी भाग जाता है, 12 में 6 का भाग जाता है, और 12 में 12 का जाता है। ऐसे ही 18 में भी जाता है कुछ संख्याओं का। तो हमें ये देखना है कि दोनों ही संख्याओं में किस संख्या का भाग जा रहा है। देखो दोनों ही संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, दोनों ही संख्याओं में 6 का भाग जा रहा है,
और क्या 6 से बड़ी कोई और संख्या है जिसका भाग दोनों में ही जा रहा हो? तो और कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो इन दोनों का जो हमें मासा निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम मासा निकालते हैं, और मासा निकालने की हम गुणनखंड विधि भी इसमें पढ़ेंगे। जैसे मान लो 12 के अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो जो 12 के गुणनखंड होंगे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया 2 की घात 2 इंटू 3, और ये आ गया 2 इंटू 3 की घात 2। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो जो कॉमन आए वही हमारा HCF होता है। तो जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 आ रहा है, और इन कॉमन को गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। तो ये भी हमारे सिलेबस की बात है। इसी तरह से हम गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे। जैसे और एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि मान लो कि x बाई अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या। अब मान लो p बराबर दिया है x³ y² और q बराबर दिया है x² y² z², और आपको पूछा जा रहा है कि आप मासा बताओ p और q का मासा क्या होगा। तो मासा निकालने का मतलब कॉमन लेना है। देखो यहाँ x³ है, यहाँ x², इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x², यहाँ y² और यहाँ भी y² है, तो इंटू में y²। z है नहीं, यहाँ पे z² है लेकिन इधर z नहीं है, तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो बहुत कठिन काम नहीं, निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे ही एक चीज और मासा से याद रखेंगे, वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो जिन संख्याओं का जिनका HCF 1 हो उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो HCF 1 किन किन का हुआ, जैसे कि 3 और 5 है। अब 3 और 5 दोनों को ही देखो कि इन दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है, दोनों में ही जाना चाहिए। तो दोनों में केवल 1 का भाग जाता है, उनका HCF 1 होगा, तो इसलिए ये दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो कोई भी दो लगातार संख्या लिखी हो जैसे 6 7, तो ये हमारी कैसी होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। तो कोई भी दो लगातार लिखी हुई संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं LCM की, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती या लघुत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा मिलेगा आपको लासा। ठीक है, अगर इसकी कोई आपसे फुल फॉर्म बोले तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और HCF की फुल फॉर्म कोई पूछता है तो HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है इसमें। अब हम बात करेंगे एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये समझते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम कहेंगे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता था कि सबसे बड़ी संख्या और उस संख्या का भाग दे रहे होते थे। एचसीएफ में क्या है कि सबसे छोटी संख्या और उस संख्या में भाग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, देखो मान लो ए और बी संख्याएं हैं, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में भाग दे के देख चेक करेंगे, और एलसीएम का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का भाग दे के चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 12 और 18 एग्जांपल लिया था, 12 तथा 18 का अब हमें निकालना है एलसीएम। तो हमें सोचना है कि वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इन दोनों का ही भाग जाता हो। तो भाई 12 का भाग देंगे तो 24 में जाता है, 24 के बाद 36 में जाता है, फिर उसके बाद 48 में जाता है। ऐसे 18 का भाग देके देखेंगे तो 18 के बाद 36 में, दोनों ही संख्याओं में कॉमन क्या मिल गया, 36। तो 12 का भाग भी 36 में जा रहा है, 18 का भाग भी 36 में जा रहा है, और 36 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग जाए, इसलिए 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36। तो इस तरह से हम
एलसीएम को समझ सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि से समझोगे तो वो क्या होता है, देखो 12 को लिखते हैं हम 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 × 3। और 18 को हमने लिखा 2 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3 की घात 2। अब एलसीएम याद करने के लिए आप ये याद रखना कि जो कॉमन हो उसकी बड़ी घात तथा शेष जो भी बचे वो पूरा का पूरा। तो यहां पे आपको क्या समझना है, क्या याद रखना है कि जो भी कॉमन आ जाए उसकी तो हमें बड़ी घात लेनी और जो बच जाएगा वो पूरा का पूरा लेना है। तो इन दोनों को ही देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 की बड़ी घात है, 2 तो 2 की घात 2, ऐसे 3 की बड़ी घात क्या है, तो 3 की घात 2, तो 4 × 9, तो भी क्या आएगा 36 आ जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो आपको एलसीएम निकालना भी आ गया होगा। अब एक चीज और इसमें आती है कि आप इसमें एलसीएम और एचसीएम में संबंध और होता है। तो एलसीएम और एचसीएम में अगर संबंध की बात करेंगे तो देखो ये होता है दो संख्याओं के लिए वैलिड होता है। तो अगर दो संख्याएं दी जाएं तो दो संख्याओं के लिए हम कहेंगे, दो संख्याओं ए तथा बी के लिए, तो जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ करो वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल की, संख्याओं का गुणनफल। यानी कि अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल रहे हो तो वो होगा ए इंटू बी के इक्वल, और ये दो संख्याओं के लिए ही वैलिड होगा केवल और केवल। ठीक है, दो से अधिक संख्याओं के लिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगली। तो अब आती है हमारी परिमेय। हमें एक्चुअल में इसमें टॉपिक दिया जाता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो पुनर्भ्रमण मतलब दोबारा हम अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे, भले ही वो संख्या P/Q के फॉर्म में ना लिखी हो पर हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे 4 है, तो 4 क्या P/Q के फॉर्म में है, अभी नहीं दिख रही है, लेकिन 4 के नीचे हमेशा क्या होता है 1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर आपको पूछा जाए कि 0.67, तो ये देखो हम जानते हैं कि 0.67 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे या एक आ जाएगा 2 0, तो 67/100, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ऐसी एक संख्या आती है 0.3 पे बार, 3 पे बार का मतलब हो गया 0.333 बार बार आ रहा हो, तो इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 3 का भाग अगर 1 में दोगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो इस संख्या को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। 0 भी हमारा 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी परिमेय संख्याओं की कुछ लिस्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब हमारी परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, वो सब हमारी परिमेय संख्याएं होती है। तो ये हमारी परिमेय संख्याओं की चर्चा होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि 0.3 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त करो। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इसमें हम इसको मान लेते हैं कि माना x के बराबर है 0.3 पे बार, तो x के बराबर है 0.333 ... तो अब यहाँ पे 3 अंक ऐसा है जो बार बार आ रहा है। इस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर दशमलव के बाद के अंक रिपीट नहीं होते तो हम इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। पर देखो अशांत और शांत में फर्क क्या होता है, जिनमें दशमलव के बाद की संख्याएं रुक जाए, जैसे इसमें रुकी हुई है तो इसको कहेंगे हम शांत दशमलव प्रसार, इसमें रुक नहीं रही है तो इसको कहेंगे हम अशांत दशमलव प्रसार।
अब अशांत के भी दो टाइप होते हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती में बार बार आएंगी संख्याएं और अनावर्ती में संख्याएं बार बार नहीं आएंगी और ना ही वो रुकेगा। ठीक है, तो ये हमने x के बराबर मान ली। अब इसमें देखेंगे कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें तीन एक अंक है जो बार बार आ रहा है, तीन 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 तीन, तो एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर दो अंक होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, तीन होते तो 1000 का। ठीक है, इस तरह से 10 का दोनों ओर गुणा करने पर, अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर गुणा करने पर ये जो दशमलव इधर खिसक जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो आया है 10x में से अगर हम x को माइनस करते हैं, x क्या है हमारा 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो माइनस करने पे यहाँ तो ये सब कटते जाएंगे और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ बच जाएगा 9x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो ये बात होगी हमारी परिमेय संख्याओं की। अगर यहाँ पे दो अंक रिपीट होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करके सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे तो आ जाएगा आंसर। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो इसमें एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी वहां पे जो p और q है ये हमारे पूर्णांक होंगे, ये पूरे पूरे अंक होने चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पाई है, √2 है, √3 है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो पाई की वैल्यू हम मानते हैं 22/7, तो ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, तो ये पाई की इक्वल में नहीं होगी। अगर कोई आपसे पूछे क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 मानी जाती है। पाई की वैल्यू तो एक ऐसी संख्या होती है जो ना कभी रुकती है और ना ही रिपीट होती है, दशमलव के बाद के जो अंक आते हैं इसमें। तो जो हमारे अशांत, अनावर्ती, दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती कैसी हो गई थी अभी, परिमेय, और जो शांत दशमलव प्रसार है वो भी हमारी परिमेय होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको लाओ दशमलव प्रसार एक बार लिख ही देता हूँ। जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत में भी ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो जो शांत होता है वो कुछ 0.25 टाइप का होता है, रुक जाता है दशमलव के बाद। अशांत आवर्ती होता है 0.333, जो अभी लिखा हमने 0.3 पे बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती प्रकार का होता है। ये कुछ ऐसा होता है 0.3 4 5 7 9 2 1 3 4 6 3 2 5 9 3 डॉट डॉट, मतलब ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही हमें ये पता चल पा रहा है कि अगला अंक वास्तव में क्या आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब इनमें ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी परिमेय होती हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और केवल अशांत अनावर्ती प्रकार की जो संख्या होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं कि ये हमारी अपरिमेय होंगी, बाकी परिमेय होंगी दोनों। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज आती है कि हमें सिद्ध करना पड़ता है, हमें सिद्ध करना पड़ता है कि कोई भी संख्या जैसे √2 है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करके बताओ, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए एक और प्रमेय इसमें है, और वो प्रमेय ये है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
पूर्णांक है। ठीक है, p एक अभाज्य संख्या ले लिए, a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यदि a स्क्वायर में p का पूरा भाग जाएगा तो a में भी p का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां से ये निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर किसी भाज्य संख्या में, किसी भी पूर्णांक में अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, उसके स्क्वायर में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे 6 का वर्ग करोगे तो वो होता है 36। अब 36 में जो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका भाग जाता है वो होती है 2 और 3, तो इन 2 और 3 का जो भाग है वो 6 में भी जाएगा। 6 से भी ये विभाजित होंगी, 6 में भी 2 और 3 दोनों का ही भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये एक प्रमेय है जो हमें सिद्ध करने में मदद करेगी कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना हो। ठीक है, तो ये भी एक प्रमेय की तरह ही इसे आप याद रखेंगे कि ये एक थ्योरम है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और इस थ्योरम की सहायता से ही बाकी के अन्य जो हैं वो सारे थ्योरम प्रूफ होते चले जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सब हो जाएंगे। तो इसमें को प्रूफ करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। विरोधाभास विधि में क्या होता है कि जैसे कोई एक चीज है, एक कोई काम हो रहा है, तो उस काम को होने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये काम सही हो रहा है, फिर बाद में उस काम को जब करना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि तो गलत हो गया। तो इसका मतलब हमने जो पहले सही माना था वो गलत था। ठीक है, तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि जो पहले जो हमने मान लिया था वो गलत था, इस वजह से ये गलत आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो काम करने का तरीका हो गया वो गलत हो गया, इसी को हम विरोधाभास विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी तरह हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमने परिमेय मान ली, अब इसको सिद्ध करते करते हम आ जाएंगे कि भैया देखो ये तो गलत बात होगी कि परिमेय नहीं हो पा रही है। तो अगर ये परिमेय होगी तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू मान लिया हमने A/B, और जहां A तथा B सहभाज्य है, और A और B सहभाज्य होने का मतलब हो गया कि A और B दोनों में ही केवल एक का भाग जाता है। दोनों में अलग अलग किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, और दोनों ही संख्याओं में जो भाग जाएगा वो केवल एक का जाएगा। अब दोनों ओर अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा √2 का वर्ग होता है 2, और इधर हो जाएगा A² / B²। इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A² इक्वल टू 2B²। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एक प्रमेय होती है हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पे अगर हम A² को भाज्य माने, 2 को भाजक माने, B² को भागफल माने, तो शेषफल 0 है। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम मानते हैं कि भाग पूरा पूरा गया होगा, तो शेषफल 0 आया है। इसका मतलब किसका भाग पूरा पूरा गया होगा, भाजक का। तो ये कुछ ऐसा बन गया कि A² में 2 का हमने भाग दिया, B² बार गया और शेषफल हमारा 0 बच गया। इसका मतलब 2 का A² में भाग जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 जो A² है, A² 2 से विभाजित है, अतः A भी 2 से विभाजित होगा। तो अब ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई किसी संख्या का वर्ग जो है वो विभाजित है, तो वो संख्या भी उन दोनों अभाज्य संख्याओं से विभाजित होगी। और 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर A² में 2 का भाग जाता है तो A में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये एक निष्कर्ष यहाँ से निकल गया। अब A में 2 का भाग जा रहा है तो भैया जो A है वो कुछ इस रूप की होगी कि जिसमें 2 का गुणा हो गया होगा, 2 का भाग जा रहा है तो K बार गया होगा मान लेते हैं। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो A बराबर 2 के समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम ये रखेंगे
तो यहाँ आ जाएगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 2 का इसमें भाग चला जाएगा 2 बार, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर। और यहाँ से सेम वही कंडीशन बन गई जो यहाँ बनी थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, और अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है अतः b भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे इन दोनों से हमें एक निष्कर्ष मिल गया कि a और b दोनों में ही 2 का भाग जाता है। अतः हम यहाँ से क्या कह पाएंगे कि a तथा b दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये बात गलत हो गई कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। अगर ए और बी सहभाज्य संख्या है इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये तब भी दोनों में ही 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये इस बात का विरोध कर रहा है कि ए और बी सहभाज्य है। यह इस कथन का विरोध करता है कि ए तथा बी सहभाज्य संख्या है। और अगर ये इस कथन का विरोध करेगा तो ये विरोधाभास हमें हमारे गलत मानने की वजह से प्राप्त हुआ है। तो यह विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि, और गलत अवधारणा हमारी क्या हो गई यहाँ पे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत अवधारणा ले ली। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये निष्कर्ष यहां से निकल आया। ठीक है, इस तरह से √2 या √3, इस √2 की जगह पे कोई भी संख्या आ जाएगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखो यहां से आगे हम एक एक करके ऐसे ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद जो अति लघुत्तरी आते हैं उनको लेंगे, फिर लघुत्तरी, और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी। तो अलग अलग करके एक एक करके सारी सीरीज हम निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी किताब या किसी भी बुक में मिलेंगे उस तरह के सारे क्वेश्चन कवर करने की हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका छूटे ना। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी ये सीरीज है इसको पढ़ने के बाद, तो आपके 100 में से 100 अंक आएंगे गारंटी के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।